हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस वीक के करंट अफेयर्स के इश्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ में इन इश्यूज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट टॉपिक इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इसका सोर्स है द हिंदू। अब यहां पर आपको जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, इसके एप्लीकेशन कहां कहां हो सकते हैं ये आपको जानना है, और इससे रिलेटेड एथिकल कंसर्न्स क्या हैं ये भी आपको जानना है। साथ में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसको रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है सिकल सेल डिजीज। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट में जो हमारा यूनियन बजट पास हुआ है उसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि भारत 2047 तक सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट कर देगा। अब सिकल सेल डिजीज एक्चुअल में होती क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है और भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं अभी तक इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर हमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस डेब्रिस। अब स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये टॉपिक भी आपके प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैंने पिक किया है द हिंदू से और ये वाला जो पिक किया है वो पीआईबी से पिक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है रेडियो एक्टिव कैप्सूल। और रेडियो एक्टिव कैप्सूल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सीजियम 137 नाम का एक कैप्सूल खो गया था और इसके रेडिएशन के माध्यम से इसको बाद में ढूंढ लिया गया था। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस पर, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आर्मी की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को जो कि कंडक्ट की गई थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कंडक्ट की गई है। तो हम यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इसके आसपास की लोकेशन को भी देख लेंगे, इसके राज्यों को देख लेंगे और साथ में ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से देशों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपनी सीमा साझा करता है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफ़ी क्लोज है और आपको अब टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने पर फोकस करना चाहिए क्योंकि अब आपके लिए 110 दिन भी नहीं रह गए हैं। तो आप अगर ये मानकर चलें हर दूसरे दिन आप एक टेस्ट देंगे तो भी आप 40 के समथिंग टेस्ट ही दे पाएंगे, ठीक है। 40 to 50 टेस्ट ही आप दे पाएंगे। सो ऐसे में आपको अब हर रोज टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। इसीलिए ओनली आईएएस ने आपके लिए काफ़ी पहले एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी थी 15 जनवरी को, बट स्टिल आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी। इसके प्राइसेस बहुत कम हैं, आपको ऑनलाइन ये 2,000 रुपये में मिल जाती है, ऑफलाइन 4,000 रुपये में मिल जाएगी। इसमें टोटल 34 टेस्ट रखे गए हैं जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के इंक्लूड रहेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ जीएस का पढ़ते हुए रह जाते हैं और सीसेट को वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से सीसेट में उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड कराएंगे जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको गाइड करना कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देखिए यूपीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या छोड़ना है, ना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि कंटेंट इतना सारा है, अगर आप सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप प्रोडक्टिव तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट हमने यहाँ पर शेड्यूल कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाए प्रीलिम्स से पहले पहले, और हमने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है सो डैट आपकी ग्रिप बेटर हो जाए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर। अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को अपने पहले टॉपिक के साथ, डेट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, तो इसको कई जगह पर अप्लाई किया जा रहा है और साथ में जब इसके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो इससे कुछ रिलेटेड एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेबिलिटी है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मशीनों की एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसके माध्यम से एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, ऑडियो, फाइल्स या इमेज को नए कंटेंट में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि यदि आप ईमेल टाइप कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ईमेल में यदि आप कोई लाइन टाइप कर रहे होते हैं तो उस लाइन के आगे के वर्ड्स आपको दिखने लगते हैं।
सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपके एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होते हैं या फिर ऑडियो फाइल होती है या इमेज होती है, उससे ये नेक्स्ट लेवल का कंटेंट प्रिपेयर करके आपको दे सकता है। तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद ये काम कैसे करता है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर काम करता है। सर मशीन लर्निंग का यहां मतलब होता है आपकी मशीन आपके एक एक न्यू इंफॉर्मेशन को कैच कर रही है, उससे सीख रही है। लाइक आपने कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। अच्छा ये तो एक्स बन गया सिविल सर्विसेज की जगह। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अब मशीन को ये नहीं पता है, कंप्यूटर को इसका आंसर नहीं आता है। कंप्यूटर क्या करेगा, इसको अपने पास सेव करके रख लेगा। उसके बाद कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को जो इसके प्रोग्रामर है उसके पास सेंड कर देगा और प्रोग्रामर इसका आंसर आपके कंप्यूटर में फीड कर देगा। इन फ्यूचर जब भी कोई व्यक्ति सर्च करेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये कंप्यूटर उसका इंस्टेंट आंसर दे पाएगा। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से रखी गई है, बट धीरे धीरे ये आपके न्यू क्वेश्चंस को भी सीखता जाएगा और उसके आंसर भी फ्यूचर में दे सकेगा। उसके बाद इसको हम यूज कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट जनरेशन के लिए, इमेजेस, म्यूजिक या अदर टाइप ऑफ मीडिया को जनरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीपल फील्ड्स में एप्लीकेशन हो सकते हैं, लाइक इमेज का जनरेशन करना, न्यू एनिमेशन बनाना। आप देखते होंगे कि वीडियो एडिटिंग काफी ज्यादा चल रहा है, तो वीडियो में एनिमेशन का हम यूज करते हैं। तो ऐसे एनिमेशन को डेवलप करने के लिए भी हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के फील्ड में। आप इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, सेल करनी होती है। तो ऐसी सभी गतिविधियों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर सकता है। इसमें हम ब्रांड मैसेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ब्रांड मैसेजिंग के लिए लाइक आप किसी कंपनी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूजिक होता है उसको क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इससे किसी ब्रांड का लोगो बना सकते हैं, और जब आप किसी ब्रांड का लोगो बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो इससे भी आपको रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। इसको हम यूज कर सकते हैं रोबोटिक सिस्टम को कंट्रोल एंड डिजाइन करने के लिए। देखिए ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए हम इसमें रोबोट के नए नए डिजाइन बना सकते हैं। ये आपको बहुत सारे डिजाइन सजेस्ट कर सकता है। उसके बाद इसके माध्यम से आप रोबोट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसका कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें ह्यूमन लाइक बिहेवियर को समझने की क्षमता होती है और ये ह्यूमन के जैसा ही बिहेवियर कर सकता है। तो आप रोबोटिक सिस्टम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कंटेंट की क्वालिटी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है और साथ में ये आपको पर्सनलाइज कंटेंट भी प्रिपेयर करके दे सकता है। आप अपनी इच्छा से कोई भी यहां पर कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए, बहुत सारे फील्ड में एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसा मानकर चलिए जो भी काम ह्यूमन कर सकता है वो सारे ही काम जनरेटिव आर्टिफिशियल एप्लीकेशन लगभग कर सकता है। ओके, नेक्स्ट यदि एथिकल कंसर्न्स की बात करें तो कुछ कंसर्न्स यहां पर निकल कर आते हैं। लाइक ये एक बायस्ड टेक्नोलॉजी है और इसमें कभी कभी इनएक्यूरेट कंटेंट भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं किस तरीके से ये बायस्ड होती है। तो बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में हम लाइक एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जैसे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ब्लैक कलर के पीपल्स होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज सही से नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है, एथिकल कंसर्न, कि आप व्हाइट पीपल्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं लेकिन ब्लैक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन फीमेल की वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। अगेन ये जेंडर बायस हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ना, और साथ में कभी कभी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। आप पूछना कुछ चाह रहे हैं और इंफॉर्मेशन कुछ और ही प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके के एथिकल कंसर्न्स यहां पर आ जाते हैं। दूसरी बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट प्रिपेयर किया आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो इस कंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। देखिए अगर कोई व्यक्ति कंटेंट को डेवलप करता है और उस कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल रूप से उस व्यक्ति को जो है जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने इस टेक्स्ट को जनरेट किया है या फिर कोई न्यू मीडिया बनाया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। आप मशीन को तो रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहां पर एथिकल रूप से बनी हुई है। नेक्स्ट,
यहाँ पर कुछ प्राइवेसी कंसर्न निकल कर आते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग होता है तो ये आपकी कई पर्सनल डेटा को यूज कर सकता है, उसको ये कलेक्ट कर सकता है, और पर्सनल डेटा चूंकि कलेक्ट किया जाएगा तो प्राइवेसी कंसर्न भी इससे निकल कर आते हैं। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, इवन जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू ये रिकॉर्ड कर सकता है। सो अगेन प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है। नेक्स्ट इशू है जॉब डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अभी तक कम्युनिकेट करने के लिए हमने ज़्यादातर लोगों को रखा हुआ है, लेकिन फिर चैटबॉट जैसी सुविधाओं को हम रखेंगे तो लोगों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट, कभी कभी इससे लो क्वालिटी का और लेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट भी आपको प्राप्त होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और स्पेशली अगर हम बात करें जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के टॉपिक होते हैं या फिर मेडिकल डायग्नोसिस के टॉपिक होते हैं, उस पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिजीज का, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, या फिर रेस्पॉन्स मिल रहा है किसी और डिजीज के बारे में, तो जो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिलाई नहीं कर सकते, इसमें इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें इंडिया के इनिशिएटिव की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसको देखा जाएगा। हम यहाँ पर इसके माध्यम से एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं भारत में, जहाँ पर सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी लोगों के लिए इक्वल तरीके से प्रयोग के लिए अवेलेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, इंश्योर रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल यूज ऑफ AI फॉर ऑल, मतलब सभी लोगों के लिए हम रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को इनेबल करेंगे। इसको रिसेंटली अप्रूव भी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ही कार्यरत है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की 3 पॉलिसी हैं जिनको आप आंसर में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था जनरेटिव AI। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस डेब्रिस। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए स्पेस डेब्रिस का अगर मैं हिंदी मीन बताऊं तो ये अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाला एक कचरा है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक रशियन सैटेलाइट कुछ टाइम पहले ही ब्रॉक हो गया है, जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस हमारे अर्थ के ऑर्बिट में फैल गया है। यदि आप अर्थ को देखने की कोशिश करें तो ये अर्थ का आउटर एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में ये जो आपको व्हाइट कलर के सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब डेब्रिस है। इतना कचरा हमने एटमॉस्फेयर में फैलाया हुआ है। अब स्पेस डेब्रिस का मतलब क्या होता है, ये कोई भी डिफंक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी डिफंक्ट सैटेलाइट, मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसने काम करना बंद कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा रॉकेट की स्टेज जिसके माध्यम से हमने कोई मिशन को लॉन्च किया हो। अब मिशन लॉन्च करने के बाद रॉकेट वापस अर्थ पर तो नहीं आता है ना, तो उसका जो डेब्रिस है वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाकर रह जाएगा। ओके, जीरो ग्रेविटी की वजह से वो वहीं पर घूमता रहेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन मेड, वो सब स्पेस डेब्रिस के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे डेब्रिस भी आ जाते हैं जो कॉलिजन की वजह से जनरेट होते हैं। मान लीजिए कोई पत्थर घूम रहा है और किसी पत्थर से आपका सैटेलाइट टकरा जाता है, तो सैटेलाइट भी खत्म हो जाएगा, उसके भी बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, तो ये टुकड़े भी स्पेस में घूमने लगेंगे। तो इस तरीके के जितने भी जो आपका कचरा दिखाई देता है, उसी को हम स्पेस डेब्रिस के अंतर्गत रखते हैं। ये स्पेस डेब्रिस आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट में देखने को मिलता है, और ये बहुत तेज स्पीड से अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है। यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, 2010 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें भुवन के बारे में पूछा गया था कि भुवन एक्चुअल में है क्या। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ मेंस के क्वेश्चन भी देखते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेस के फील्ड में
इंडिया का अचीवमेंट क्या है और आगे हम इसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया ने भी स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम चलाया है, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपको आराम से टैकल करने को यहाँ पर आसानी हो जाएगी जब आप मेंस लिखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं कंसर्न्स पर कि इस स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड क्या क्या चिंताएं हैं। पहली चिंता, ये हमारे ऑपरेशनल सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा बहुत बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क होता है जिसमें एन नंबर ऑफ सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे होते हैं। कोई कम्युनिकेशन के पर्पस से है, कोई रिकॉनेसेंस के पर्पस से है। ठीक है, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड मल्टीपल सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। बट जो ये स्पेस डेब्रिस फैला हुआ है, अगर कोई भी छोटा सा टुकड़ा, इवन मैं बताऊं आपको 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी इन सैटेलाइट से टकरा जाता है तो इनको पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। तो इतनी खतरनाक टक्कर होती है केवल 1 सेंटीमीटर के पार्टिकल से। तो इतने ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो हमें इसके बारे में सचेत रहना आवश्यक है। उसके बाद जो हमारे आउटर स्पेस मिशन होंगे फ्यूचर के, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। लाइक हम मार्स मिशन पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो मार्स पर जाने के लिए आपको कुछ सैटेलाइट को रॉकेट को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपका रॉकेट जब एटमॉस्फेयर को पार कर रहा होगा, उसी समय कोई पार्टिकल यदि आकर आपके रॉकेट से टकरा जाए तो उसको भी ये ब्लास्ट कर सकता है और उससे भी न्यू जो आपका कचरा होगा, स्पेस डेब्रिस होगा, वो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थ्रेट ऑफ केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम एक हाइपोथेटिकल तो नहीं कहेंगे, ये एक्चुअल में एक जो है सिनेरियो है जिसमें ये बोला गया है कि अर्थ के ऑर्बिट में ओवर पॉपुलेशन हो गई है। मतलब जो डेब्रिस है उसकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है। इतने ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम यहां पर बन रही है और इनके द्वारा ये बताया गया है कि कई क्षेत्र तो ऐसे हो गए हैं हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जहां पर आप सैटेलाइट को लॉन्च ही नहीं कर सकते। इतना ज्यादा आपने ओवर पॉपुलेटेड कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। सर, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्पेस में बहुत सारा डेब्रिस पहले से मौजूद है। जब ये डेब्रिस किसी और सैटेलाइट से जाकर टकराएगा तो उस सैटेलाइट को भी ये तबाह कर देगा और ऐसे में उस सैटेलाइट के द्वारा भी नए कचरे का जनरेशन होगा। फिर वो कचरा किसी और सैटेलाइट से जाकर टकराएगा। तो इस प्रकार ये टक्कर जो है वो एक दूसरे से होती रहेंगी। इसी को कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम यहां पर जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट, यदि मेजर्स की बात करें, इससे निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर कुछ मेजर्स लिए गए हैं। जैसे नासा का एक स्पेस डेब्रिस सेंसर लगा हुआ है और ये सेंसर कहां पर लगा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतर्गत, जो लगातार मॉनिटर कर रहा है स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद यदि हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने भी एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, कोपूओस हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ये कमेटी इंश्योर करती है कि हम स्पेस को पीसफुल तरीके से यूज कर सकें और इसको नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट, यदि इंडिया के मेजर्स की बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नेत्रा प्रोजेक्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेत्रा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है और इसके अंतर्गत हम इस स्पेस डेब्रिस को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, इसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और यदि कोई भी डेब्रिस हमारे इंडियन स्पेस एसेट के आसपास आता है तो हमें उस एसेट को रिमूव करना है, उस डेब्रिस को रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने एक मेजर के रूप में की हुई हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्सट टॉपिक इज सिकल सेल एनीमिया। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन बजट 2023-24 में हमने मिशन रखा है कि 2047 तक हम भारत से सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे। सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये सबसे पहली बात एक जेनेटिक कंडीशन होती है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो आपकी होती है उसका शेप इस तरीके से होता है। यदि आप इसको ब्रेक करेंगे बीच में से तो आपको दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को आपके सेल्स तक पहुंचाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन सही से आपके ब्लड में कैरी ना हो पाए तो आपकी बॉडी को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बहुत सारे ऑर्गन डिफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद
अगर हम सिकल सेल की बात करें तो सिकल सेल में क्या होता है, आपका जो ये रेड ब्लड सेल है इसका शेप चेंज हो जाता है और ये सिकल के आकार में आ जाता है। सिकल मतलब आपने हंसिया देखा है, हंसिया जिससे फसल काटी जाती है, तो कुछ उसी तरीके का शेप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सिकल टाइप का। तो यहाँ पर जो आपके हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम कैरी हो पाते हैं। लाइक इसको अगर हमने ब्रेक करके देखा तो ये आपको हीमोग्लोबिन कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जब इसमें कम हो जाती है, ये उसको कैरी नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन भी आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा और आपकी जो सेल्स है बॉडी की वो डैमेज होने लगेंगी और इससे बहुत सारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। अब ये जो सिकल सेल प्रॉब्लम है ये हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने क्या लेटेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट किए हैं और हमारी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है अपलिफ्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पर कुछ स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं, तो उनका प्रयोग करके आप इसको आंसर को दे सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सिम्टम्स की बात करें सिकल सेल एनीमिया के, तो सिम्टम्स कॉमन होते हैं। इसमें फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। जिस व्यक्ति में ये एनीमिया है वो काफ़ी कमज़ोर फील करेगा और उसकी बॉडी जो है वो येलो टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कभी कभी ये सिकल सेल क्राइसिस में भी बदल जाता है। सर सिकल सेल क्राइसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बॉडी में एक अजीब तरीके का पेन होना और कई अंगों में ये पेन होता है। आपके बोन्स में पेन होने लगेगा, चेस्ट में, बैक में, आर्म्स में, लेग्स में, सभी जगह यहाँ पर पेन महसूस किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ है, पुबर्टी है, उसको ये अफेक्ट कर सकता है। तो ग्रोथ जो आपके शरीर की वृद्धि है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, प्यूबर्टी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स इसके द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं आप, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आपको नया ब्लड अपने शरीर में डालना होगा। तो ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इससे आप काफ़ी हद तक सिकल सेल क्राइसिस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो पेन हो रहा है बोन का, चेस्ट का, बैक का, आर्म्स का, इसको हम काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये आपका एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। तो इस थेरेपी के माध्यम से जो सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल बन रहे थे रेड ब्लड सेल्स के, उसको हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ट्रीटमेंट एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट, यदि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें तो हमारी सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव इसके लिए लिए हैं। जैसे 2016 में गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसका नाम है टेक्निकल ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने इस गाइडलाइंस को जारी किया था। नेक्स्ट, हमने कुछ इंटीग्रेटेड सेंटर्स भी बनाए हैं जो लगभग 22 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं और इसमें हम हीमोग्लोबिन से संबंधित प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं और इसका डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी मिनिस्ट्री ने भी कुछ स्टेप लिए हैं। लाइक इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिजीज एंड ट्राइबल हेल्थ सेल बनाए हैं। इसके अंतर्गत भी हम सिकल सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लेस है, ठीक है। अब ये चूंकि एक जॉइंट एक्सरसाइज है और इसमें पार्टिसिपेट किस किसने किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है आर्मी ने, एयरफोर्स ने और CAPF ने, ठीक है। अब ये कंडक्ट कहाँ पर की गई है, तो कंडक्ट की गई है नॉर्थ बंगाल में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम मैप देखने की कोशिश करें तो कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लीजिए। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा स्पेस है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो छोटा सा रास्ता है इसी को हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये सीमा कहाँ कहाँ से साझा करता है, तो ये 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, ठीक है।
और यहाँ पर आप कहीं देखेंगे तो आपको चाइना भी दिखाई दे जाएगा, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यदि चाइना नेपाल के इस क्षेत्र के आसपास या भूटान के इस क्षेत्र के आसपास कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है तो भारत को हमेशा इससे एक चिंता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चाइना के डेवलपमेंट होने का मतलब है चाइना आसानी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नज़र रख सकता है। और इस क्षेत्र पर नज़र रखने का मतलब ये होगा कि आप भारत से नॉर्थ ईस्ट रीजन को कट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी नेपाल या भूटान में चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है तो भारत वहां एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और इसीलिए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बांग्लादेश के साथ चला रहे हैं। हम वहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रांजिशन रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सिर्फ इसी रूट पर निर्भर ना रहें, हम कई रूट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर सकें, ठीक है। चलिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज के, तो इसके माध्यम से हम कुछ बैटल प्रिपेयर्डनेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बैटल के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर आप उनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो वो बहुत सारी टेक्निक्स को भूल जाएंगे और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होगी एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। नेक्स्ट टॉपिक इज सीजियम 137 कैप्सूल। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली सीजियम 137 कैप्सूल खो गया था। इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाया जा रहा था। ये रूट आप देख रहे होंगे, पर्थ से इसको यहाँ पर लेकर जाया जा रहा था और इसी बीच में कहीं पर ये कैप्सूल गिर गया और इसके रेडिएशन से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो सकती थी, बट टाइम रहते इसको ढूंढ लिया गया तो हम इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाए। अब ये कैप्सूल बहुत छोटा सा था, ठीक है। अब इसको हमने डिस्कवर कैसे किया? डिस्कवर किया स्पेशलाइज्ड डिटेक्शन इक्विपमेंट के माध्यम से, जिसने रेडिएशन को डिटेक्ट करके इसको फाइंड करने का प्रयास किया और इसको ढूंढा गया था लगभग 1400 किलोमीटर के रूट पर। तो सोचिए कितने लंबे रूट पर हमने इसको फाइंड किया है, ठीक है। हमने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों ने। अब ये होता क्या है, ये जो सीजियम 137 कैप्सूल है इसके द्वारा बीटा एंड गामा रेडिएशन को जनरेट किया जाता है और ये रेडिएशन इतना खतरनाक है कि ह्यूमंस के जीन में म्यूटेशन कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई थी जब उन्होंने सीजियम 137 कैप्सूल के खोने की खबर सुनी थी। इसका रेडिएशन अगर मैं आपको बताऊं, आपने एक्सरे सुना ही होगा, एक्सरे हो सकता है आपने अपने आसपास किसी व्यक्ति का देखा भी हो। तो एक्सरे में रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। जब भी आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक्सरे रूम से बाहर कर दिया जाता है, केवल पेशेंट को ही वहां जाने की अनुमति दी जाती है। अच्छे हॉस्पिटल्स में अगर जाएंगे तो अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मल में आपको जो है एडवाइजरी ये नहीं दी जाती है। आप नॉर्मल वाले हॉस्पिटल में तो एक्सरे रूम में जा भी सकते हैं। तो इसीलिए अगर कभी इनकेस ऐसा हो आपको एक्सरे रूम में जाना पड़े तो कभी भी उस रूम में एंटर मत करिएगा जब एक्सरे मशीन चालू हो, क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके जीन में म्यूटेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। हर घंटे सीजियम कम से कम 10 गुना एक्सरे के बराबर रेडिएशन जनरेट करता है। सोचिए, अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक्सरे रूम में मत जाइएगा, अब एक्सरे से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक रेडिएशन होता है सीजियम 137 का। तो सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक होगा। शॉर्ट टर्म रिस्क की बात करें तो रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकती है, ये आपको काफी हद तक अफेक्ट कर सकता है। और लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करें तो इससे कैंसर तक हो सकता है और ये ह्यूमन डीएनए को डैमेज कर सकता है। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया सीजियम 137 कैप्सूल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स में हमें इतने ही टॉपिक्स डिस्कस करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई और लेक्चर हमसे चाहिए हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए ओनली आईएएस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।